नमस्कार। कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में से व्याकरण में समास पर चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और जब मैं इसे समझाऊं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। जो भी कठिनाई होगी उसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी और उसके बाद भी आपको कोई संशय हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। सबसे पहले तो जान लें कि समास क्या होता है। दो शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द यानी अर्थपूर्ण शब्द बनता है उस प्रक्रिया को, उस मेल की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। अब जो दो शब्द मिलते हैं, उदाहरण लेते हैं, जैसे नीला और दूसरा शब्द ले लेते हैं गगन। जब ये दो शब्द मिलेंगे तो एक नया शब्द आएगा, नील गगन। और इस मिलन के प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब जब ये पूरा एक नया शब्द बनता है इसे समस्त पद कहा जाता है, संपूर्ण पद कहा जाता है इसे। अब समस्त पद में दो पद हैं क्योंकि दो शब्दों के मेल से बना है तो इसमें दो पद हैं, एक नील, एक गगन। तो ये जो पहला पद है इसे पूर्व पद कहा जाता है और जो दूसरा है इसे उत्तर पद कहा जाता है। तो ये समस्त पद है जो दो शब्दों के मेल से बना है, अर्थपूर्ण है, इसलिए ये समस्त पद है। अब इसमें जो पूर्व है, पहले है, उसे पूर्व पद कहा जाता है और जो दूसरा शब्द है उसे उत्तर पद कहा जाता है। अब इस समस्त पद को फिर से तोड़कर यदि हम दोनों शब्दों में विभाजित करें उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं, यानी समास के उल्टे प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। अब समास के अलग अलग भेद हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। समास के 6 भेद हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। अब इन 6 समासों को हम विस्तृत रूप से सीखेंगे। छात्रों, समास में से 3 तरह के प्रश्न आ सकते हैं। एक, समास यानी समस्त पद दिया जाता है और समास विग्रह करने के लिए कहा जाता है और समास का भेद पता लगाने के लिए कहा जाता है। दूसरा, समास विग्रह देकर समस्त पद बनाने के लिए कहा जाता है और फिर समास पहचानने के लिए कहा जाता है। तो जो मैं आज आपको सिखाने वाली हूं, कोई पुस्तक की परिभाषा नहीं सिखाने वाली, मैं आपको आसान तरीके से किस प्रकार समास विग्रह किया जा सकता है ये समझाने वाली हूं और समास को कैसे पहचाना जा सकता है ये बताने वाली हूं। तो सबसे पहले हम द्वंद्व समास लेते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं यहाँ पर। द्वंद्व समास, द्वंद्व का क्या अर्थ होता है? द्वंद्व का अर्थ होता है ड्युअलिटी, दोहरापन। तो द्वंद्व में जो दो पद हैं दोनों मुख्य हैं, यानी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए दोनों एक हाइफन से बिछड़े हुए हैं। दोनों को एक हाइफन से अलग किया हुआ है या हाइफन से जोड़ा हुआ है, जो चाहे कह सकते हैं। यानी इन दोनों पदों के बीच में, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में एक हाइफन रहता है और जब इसका समास विग्रह किया जाता है तो या तो हम और लगाएंगे या लगाएंगे, और या। अब यहां देखिए नर नारी, तो नर और नारी। माता पिता, माता और पिता। ऊंच नीच, आप या लगा सकते हो बीच में, ऊंच या नीच।
पृथ्वी आकाश, पृथ्वी या आकाश। दिन रात, दिन और रात। अब चाय कॉफी, चाय या कॉफी। अब अपवाद भी हो सकते हैं, जैसे यहां पर देखिए कोई हाइफन नहीं लगा हुआ, धर्म अधर्म एक साथ मिलाकर एक पूरा समस्त पद बना दिया गया है, तो इसको हम कैसे विग्रह करेंगे? ये बनेगा धर्म और अधर्म। यानी अगर हम एक प्रारूप बनाएं कि द्वंद्व समास में समास विग्रह कैसे किया जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं कि समास विग्रह में पहला पद आएगा, उसके बाद और या इनमें से कोई एक आएगा, उसके बाद दूसरा पद आएगा। यानी एक और बार मैं कह रही हूं, यानी पहला पद फिर और या आप इसको अलग से गोला बनाकर रख सकते हो जब प्रारूप बनाओ, क्योंकि आपको याद रहेगा कि बीच में और या आना चाहिए और फिर दूसरा पद आएगा। अब छात्रों, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि और आना चाहिए या आना चाहिए, आप बीच में और लगा दीजिए या उस पद का वाक्य बनाकर देखिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं दूं चाय कॉफी। अगर आपसे कोई पूछे चाय कॉफी लेंगे, इसका मतलब क्या होगा? चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो आप चाय या कॉफी लिख सकते हो। अगर दिन रात, आपको सोचना पड़ेगा क्या आएगा, तो आप एक वाक्य बना सकते हो, मैंने दिन रात मेहनत की, यानी दिन और रात मेहनत की। कुछ और उदाहरण देखते हैं। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, रोटी दाल, रोटी और दाल, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, देश विदेश, देश और विदेश, सुख दुख, सुख और दुख। एक और बार याद दिला दूं, जो प्रारूप रहेगा समास विग्रह का, पहला पद फिर और या आएगा और फिर दूसरा पद। फिर से दोहरा दूं मैं कि 3 तरह के प्रश्न आते हैं। एक है समास विग्रह करना, एक समस्त पद बनाना और समास को पहचानना। अब चलिए दूसरे समास की ओर चलते हैं। दूसरा लेते हैं द्विगु समास। अब यहां पर द्विगु आप देखिए, द्वि का अर्थ है 2, यानी एक संख्या है एक। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, मैंने कुछ समस्त पद लिखे हुए हैं, त्रिकोण, चतुर्भुज, पंजाब, षटकोण, सप्तर्षि, अष्टाध्यायी, नवरत्न। आप ध्यान देंगे तो पहला पद जो है वो एक संख्या है, और ज्यादातर याद रखिए जो संख्या है ये संस्कृत की संख्या होती है। ज्यादातर अपवाद होते हैं लेकिन ज्यादातर संस्कृत की संख्या। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ध्यान दीजिए, त्रिकोण का बनेगा 3 कोणों का समाहार। त्रिकोण 3 कोणों का समाहार। अब चतुर्भुज, चतुर यानी 4 भुजाओं का समाहार। का समाहार मैं छोड़ रही हूं, समझ जाइए आप, ठीक है। 4 भुजाओं का समाहार। पंजाब, पंज यानी 5, आप का मतलब होता है नदियां, या तो आप 5 नदियां लिखो या 5 आप लिखो, दोनों ठीक है। तो मैं यहां पर नदी लिख रही हूं, 5 नदियों का समाहार। आप ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह की कमी है, इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूं। अगला लिखा हुआ है षटकोण। षटकोण, षट यानी 6, तो षटकोण है 6 कोणों का समाहार। सप्तर्षि, सप्त यानी 7, तो ये बनेगा 7
ऋषियों का समाहार। इसके बाद अष्टाध्यायी, अष्ट यानी 8, तो अष्टाध्यायी है 8 अध्यायों का समाहार। अब नव रत्न, नव यानी 9, तो ये बनेगा 9 रत्नों का समाहार। अब एक प्रारूप देखें इसका कि समास विग्रह करते समय, द्विगु समास में समस्त पद से समास विग्रह करते समय क्या प्रारूप बनेगा। एक तो है कि पहला जो है वो संख्या रहेगा, तो हम लिख लेते हैं संख्या। उसके बाद है दूसरे पद का बहुवचन। यहां पर कोण में देखिए कोणों बन गया, भुज है भुजाओं बन गया, यानी दूसरे पद का बहुवचन, संख्या होगा पहले, उसके बाद है दूसरे पद का बहुवचन, और उसके बाद है का समाहार। यानी ये जो का समाहार है ये जरूर आएगा। हर बार जब समास विग्रह करोगे ये अंत में का समाहार जरूर आएगा। तो समास विग्रह करते समय इसका प्रारूप ध्यान रखिए, पहले आएगा संख्या, फिर दूसरे पद का बहुवचन, उसके बाद का समाहार जरूर आएगा। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। पंचतंत्र यानी 5 तंत्रों का समाहार। शताब्दी का विग्रह होगा 100 सालों का समाहार। 4 पाई 4 पैरों का समाहार। त्रिनेत्र 3 नेत्रों का यानी 3 आंखों का समाहार। सप्ताह 7 दिनों का समाहार। तो इसके विग्रह के प्रारूप को एक और बार देख लेते हैं। पहले संख्या आएगा, जो पहले पद है संख्या वही संख्या यानी उसका हिंदी रूप है। उसके बाद दूसरे पद का बहुवचन, जैसे तंत्र है तो तंत्रों का आएगा, और अंत में का समाहार जरूर हर एक समास विग्रह में आएगा। अब अगले समास की ओर बढ़ते हैं, तीसरे समास की ओर, जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास समझने के लिए सबसे पहले हमें कारक और उनके चिन्ह की जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कारक और उनके चिन्ह लिखे हैं, एक बार देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। अब इन 8 कारकों में से ये कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी 6 कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। यानी 6 जो इसके भेद हैं तत्पुरुष के, उनमें से है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इसके अलावा एक और है जो है नन्य समास, जो निषेध के अर्थ में आता है। हम इसे विस्तृत रूप से आगे सीखेंगे, लेकिन आपको ये जान लेना जरूरी है कि चिन्ह याद रखने हैं, तभी आप तत्पुरुष के जो 6 भेद हैं उनके बारे में समझ पाओगे। पहले कर्म तत्पुरुष देखते हैं। अब कर्म तत्पुरुष में आप जानते हो कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को। तो यहां पर जब हम इनका विग्रह करेंगे, समास का विग्रह करेंगे, तो दोनों पदों के बीच में को आएगा। जैसे है सुख प्राप्त, होगा सुख को प्राप्त। और उसी तरह अगर आपको पूरा विग्रह किया हुआ शब्द मिले तो उसको जब समस्त पद बनाओगे तो यहां पर कर्म का चिन्ह जो है को, उसका लोप हो जाएगा, यानी वो चला जाएगा। शरणागत होगा शरण को आगत। ग्रामगत ग्राम को गत। परलोक गमन परलोक को गमन।
जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। अगर अब इसका प्रारूप लिखें तो आएगा पहला पद, फिर को जो हमेशा रहेगा, और उसके बाद दूसरा पद। अब तत्पुरुष का अगला भेद देखते हैं। करण तत्पुरुष हस्तलिखित। सबसे पहले याद रखिए करण का चिन्ह क्या है? से, के द्वारा। तो हस्तलिखित है, हस्त से लिखित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। भयाकुल, भय से आकुल। मन चाहा, मन से चाहा। स्व रचित, स्व से रचित। अब यहां पर अगर हम प्रारूप देखें तो है पहला पद, फिर से, और उसके बाद दूसरा पद। यानी जो से है वो जरूर समास विग्रह में आएगा, और समास विग्रह दिया हो, समस्त पद बनाना हो तो से का लोप हो जाएगा। अब तत्पुरुष के अगले भेद की ओर चलते हैं। संप्रदान तत्पुरुष, और संप्रदान का चिन्ह क्या है? के लिए। तो पाठशाला है तो ये है पाठ के लिए शाला, इसलिए ये संप्रदान में आता है। पाठ के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। घर का मतलब है जगह, तो रसोई बनाने के लिए जगह, रसोई घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अब इसका प्रारूप देखें तो वो खुद स्पष्ट है। यहां पर पहला पद, प्रारूप आएगा इसका पहला पद, फिर है के लिए जो हमेशा आएगा, और उसके बाद है दूसरा पद। तत्पुरुष का अगला भेद है अपादान तत्पुरुष, और अपादान का चिन्ह क्या है? से। अब करण का भी चिन्ह से है, अपादान का भी चिन्ह है, लेकिन दोनों में ये अंतर है कि करण का जो चिन्ह है से, उसका अर्थ है के साथ, के द्वारा, और यह अपादान का से है अलग होना। अब जब हम उदाहरण देखेंगे आपको समझ में आएगा। रोग मुक्त है रोग से मुक्त, यानी रोग से अलग हो जाना, रोग से मुक्त। उसके बाद है पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट, यानी सही राह को छोड़ देना। नेत्रहीन, नेत्रहीन होगा नेत्र से हीन, यानी आंखें ना दिखना, आंखों से अलग हो जाना। देश निकाला, देश से निकाला, यानी देश से अलग कर देना। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी ऋण से मुक्त हो जाना, ऋण से अलग हो जाना। अब इनका प्रारूप क्या होगा? ये होगा
पहला पद, फिर से, और उसके बाद दूसरा पद। अब अगला देखते हैं संबंध तत्पुरुष, और संबंध के चिन्ह कौन से हैं? का, के और की। अब सेनापति देखिए, सेनापति है सेना का पति, यानी सेनापति का विग्रह जब किया जा रहा है तो हो रहा है सेना का पति, और इसका जब समस्त पद बनाया जाएगा तो का लोप हो जाएगा। दीनानाथ, दीनों का नाथ। अमृत धारा, अमृत की धारा। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। पराधीन, पर के अधीन। अब हम इस समास का अगर प्रारूप देखें तो आएगा पहला पद, फिर का या की या के, जो जरूर आएगा, उसके बाद है दूसरा पद। अब तत्पुरुष का अगला भेद है अधिकरण तत्पुरुष, और अधिकरण का चिन्ह क्या है? में या पर। तो ध्यान मग्न है, ध्यान में मग्न, तो यहां पर में है तो ये है अधिकरण तत्पुरुष। आप बीती, आप पर बीती। दानवीर, दान में वीर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। तो अब इसका अगर हम प्रारूप देखें तो आएगा पहला पद, उसके बाद में या पर, और उसके बाद आएगा दूसरा पद। चलिए अब तत्पुरुष समास के आखिरी भेद नञ समास की ओर चलते हैं। नञ समास का मतलब है जिसमें समस्त पद में अ या अन, जो पहला पद है वो अ, अन या न हो और वो मनाही के अर्थ में आए। इसे पता लगाने का आसान तरीका बताती हूं मैं आपको। अब ये जो समस्त पद है, इसका पहला पद जो है अगर उसको आप थोड़ा हाथों से ढक लें, दूसरा पद देखें तो वो समस्त पद का विलोम होगा। उदाहरण देखिए, असफल, मैंने ढका हुआ है असफल, उसका विलोम है। हर एक समस्त पद देखते हैं। अज्ञान, ज्ञान, अज्ञान। इच्छा, अनिच्छा। नाथ, अनाथ। होनी, अनहोनी। संभव, असंभव। आस्तिक, नास्तिक। तो पता लगाना बहुत आसान है कि ये नञ समास है। और इसका विग्रह और ज्यादा आसान, असफल का विग्रह होगा न सफल, यानी हर एक समस्त पद का विग्रह न से शुरू होगा और फिर दूसरा पद, न और दूसरा पद। न ज्ञान, अनिच्छा, न इच्छा। अनाथ, न नाथ। अनहोनी, न होनी। असंभव, न संभव।
नास्तिक, ना आस्तिक। आप इसका प्रारूप देखें समास विग्रह का, नंद समास का, तो होगा न, जरूर होगा ना, और उसके बाद होगा दूसरा पद। अब हमने तत्पुरुष समास के 7 भेद देख लिए हैं। छात्रों, मैंने समास के 3 भेद आपको समझाए हैं, द्वंद्व, द्विगु और तत्पुरुष। चलिए उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जन्म मरण, जन्म और मरण, पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, लोभ मोह, लोभ और मोह, नदी नाले, नदी और नाले, भाई बहन, भाई और बहन, त्रिफला, 3 फलों का समाहार, चौमासा, 4 मासों का समाहार, नव निधि, नव यानी 9 निधियों का समाहार, पंच तत्व, 5 तत्वों का समाहार, चतुर्मुख, 4 मुखों का समाहार, अपठित, न पठित, नन समास, देशवासी, देश का वासी, संबंध तत्पुरुष समास, मदमस्त, मद से मस्त, करण तत्पुरुष समास, अनंत, न अंत, नन समास, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, अपादान तत्पुरुष समास, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, संप्रदान तत्पुरुष समास, मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ यानी करण तत्पुरुष समास, ग्राम गत, ग्राम को गत, कर्म तत्पुरुष समास, लखपति, लाखों का पति, संबंध तत्पुरुष समास, राजसभा, राजा की सभा, संबंध तत्पुरुष, वनवास, वन में वास, अधिकरण तत्पुरुष, भूख मरा, भूख से मरा यानी करण तत्पुरुष समास। प्रिय छात्रों, मैंने समास के 3 भेद विस्तृत रूप से समझाए हैं। बाकी के 3 यानी कर्मधारय, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि अगले वीडियो में समझाऊंगी। जल्दी ही अगला वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए विदा चाहती हूं। नमस्कार।